नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो हिंदू बहनों को अगवा कर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसको लेकर ट्वीट किया और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से इस मामले की रिपोर्ट का निर्देश भी दिया, जिस पर इमरान खान के मंत्री नाराज हो गए। मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया, जिस पर सुषमा स्वराज ने पलटवार भी किया। उधर पाकिस्तान के मुख्य शहरों कराची और लाहौर में इस घटना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। जानकारों का मानना है कि इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली से एक दिन पहले दो हिंदू किशोरियों का अपहरण करके उन्हें जबरन इस्लाम स्वीकार करवाने के समाचारों को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। स्वराज ने इस घटना के संबंध में मीडिया की रिपोर्ट संलग्न करते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया से इस मामले पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। स्वराज के ट्वीट का उत्तर देते हुए पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि मैम, यह पाकिस्तान का आंतरिक मसला है और लोगों को भरोसा है कि यह मोदी का भारत नहीं है जहां अल्पसंख्यकों पर नियंत्रण रखा गया है। यह इमरान खान का नया पाक है जहां हमारे झंडे का सफेद रंग हम सबको समान रूप से प्यारा है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जब भारतीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आएगी तब भी इसी तत्परता से आप कार्रवाई करेंगी। इसके जवाब में सुषमा ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त से केवल एक रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, आपकी घबराहट के लिए यह पर्याप्त है। यह केवल यही दिखाता है कि आप अपराध बोध से ग्रसित हैं। यह घटना सिंध प्रांत के घोटकी जिले में हुई, जहां कुछ रसूखदार लोगों के समूह ने होली के त्योहार से एक दिन पहले दो लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मौलवी कथित तौर पर इन दो लड़कियों का निकाह करवा रहा है। एक दूसरे वीडियो में नाबालिग लड़कियां कह रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मामले की जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाके में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और कथित अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय की दुर्दशा का मामला उठाता रहा है। भारतीय उच्चायोग के सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद दोनों बहनों की मां को हार्ट अटैक हुआ है और वह अस्पताल में भर्ती है। अभी तक की जानकारी के अनुसार दोनों बहनों को कोहबार और मलिक जनजाति के लोगों ने अगवा किया था। हिंदू सेवा वेलफेयर ट्रस्ट का कहना है कि सिर्फ मार्च में ही ऐसी 6 घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रमुख शहरों कराची और लाहौर में अल्पसंख्यकों के लिए प्रदर्शन हुए हैं। वैसे पाकिस्तान में इस तरह की जबरन धर्म परिवर्तन की घटना नई नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के एक स्टडी में औरत फाउंडेशन और मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस के हवाले से बताया गया है कि हर साल पाकिस्तान में करीब 1000 धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अत्याचार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। धर्मांतरण कराने के बाद अपहरण करने वाले शख्स के साथ लड़की की जबरन शादी भी करा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ये पूरा मामला, जहां पर दो हिंदू बहनों को अगवा कर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसको लेकर ट्वीट किया और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से इस मामले की रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया। हालांकि पाकिस्तान को इससे झटका भी लगा और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमारा आंतरिक मामला है, इस पर भारत को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि किस नए पाकिस्तान की दुहाई दी जा रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। एस.के. दत्ता साहब हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए निगहत अब्बास हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रोशनी जायसवाल हैं, आप नेता है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ
वाराणसी से मौजूद हैं। साथ ही अनुपम मिश्रा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ प्रयागराज से हैं और हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ लखनऊ से इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत एसके दत्ता साहब मैं आपसे ही करूंगा। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जिसको लेकर दम भर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। नया पाकिस्तान जो है वो पुराना पाकिस्तान का ही एक मुखौटा है। दहशतगर्द देश है ये और दहशतगर्दी इसके नस नस में है। और खास करके जहां बात आती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर अमीदिया मुसलमान क्यों ना हो, पाकिस्तान में जिस तरह का बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया जाता है ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। बंटवारा भी हुआ था मजहब के आधार पे, भारत का बंटवारा 1947 में। बंटवारा के दौरान पूरा पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान टोटल मिला के 38 to 39% हिंदू पॉपुलेशन थी वहां पे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान पे। और आज आप अगर देखेंगे और मैं अगर पूरा पश्चिमी पाकिस्तान का अगर मैं बंटवारा के समय का अगर आकलन दे दूं तो इट वाज 22% टोटल पॉपुलेशन हिंदुओं की वहां पे। आज वो मात्र एक तरह से आधा प्रतिशत के आसपास रह गया है। चाहे वो सिंध के प्रांत क्यों ना हो, बलूचिस्तान क्यों ना हो, खैबर पख्तून क्यों ना हो या फिर आपके पंजाब के प्रांत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पे जिस तरह से वेनिशिंग कम्युनिटी होके जारी है हिंदू कौम वहां पे, वो कहीं ना कहीं पे साबित करता है कि किस तरह का दहशतगर्दी मजहब के नाम पे पाकिस्तान में जारी है। और ये 1947 से लेके आज तक सिलसिलावार ये लगातार चल रहा है। और इस तरह के घटना तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन पाकिस्तान में होती है। अब ये है कि हाँ, ये पहली बार भारत के तरफ से एक कड़ा रुख अपनाया गया है इस पूरे मसले को लेके, और खास करके जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको उठाया गया है, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं पे एक तरह से एक सुरक्षा के लिए भी एक मैसेज है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, पाकिस्तान आज के डेट में अगर चिल्ला रहा है और कह रहा है कि ये हमारी अंदरूनी मामला है और नया पाकिस्तान में इस तरह का चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप याद कीजिएगा, जिन्ना जब वजीर आजम बने पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के असेंबली पे आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान आप क्योंकि स्थापित हो चुका है तो ये कहीं ना कहीं पे धर्म निरपेक्ष देश होके रहेगा। 1949 में जिन्ना की मौत हो गई और 1949 में ही इसको इस्लामिक देश के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया गया और बाकायदा संविधान को बदल दिया गया। और वो जो आश्वासन नेशनल असेंबली पे जिन्ना ने दिया था कि सेकुलर और धर्म निरपेक्ष देश रहेगा, वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से उस पर तिलांजलि हो गई। मैं समझता हूं कि जिस तरह का मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहां पे नारियों का जिस हिसाब से सरेआम एक तरह से टॉर्चर किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, हजारों ऐसे मामले हैं जहां पे कत्लेआम किया गया है या फिर सेक्स स्लेव के हिसाब से बेच दिया गया है। नहीं, मौजूदा अगर इन मामलों की भी अगर बात की जाए तो पहले बाकायदा अगवा किया जाता है और उसके बाद जबरन दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, किया जाता है और उसके बाद दबाव इस कदर बनाया जाता है कि उन्हें ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, या तो तलवार है या तो धर्म कबूल करो, नया धर्म। और ऐसे बहुत सारे मामले इस तरह के आए हैं जहां पे सिंध प्रांत के, बलूचिस्तान के या फिर खैबर पख्तून के जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बाकायदा आपके ISIS के बाजार में या फिर मिडिल ईस्ट के बाजार में एज अ सेक्स स्लेव के हिसाब से बेचा भी गया है। बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हो सकता है? निगात अब्बास, सवाल इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया कि हमारा आंतरिक मामला है, भारत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेगी सरकार? देखिए, ये आंतरिक मामला तो रह ही नहीं गए, इंटरनेशनल लेवल पर ही सारी बातें हो रही हैं। ये जो हिंदू लड़कियों को उन्होंने अगवा कर जो जबरन उनको कन्वर्जन कराई, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे दत्ता साहब ने कहा कि वो सेक्स स्लेव बनाते आ रहे हैं, वो अत्याचार करते आ रहे हैं। अगर हम खैबर पख्तून की बात करें, कब्याली जैसे इलाकों की अगर हम बात करें, तो हिंदुओं का इतना बुरा हाल माइनॉरिटीज का उन लोगों ने कर रखा है कि उनको एक शमशान घाट तक नसीब नहीं है। उनको अपने मृतकों को जलाने की बजाय दफनाना पड़ रहा है। आज पिछले अगर 50 सालों से मानव
मानवाधिकार संगठनों की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो पिछले 50 वर्षों में करीबन 90% लोग ऐसे हैं जो हिंदू लोग हैं जो उस देश को छोड़ चुके हैं। वहां पर क्या मजबूरी रह गई है? अगर किसी वहां पे बच्चियों से माइनर से आगे पूछा क्या जा सवाल रहा इस बात को लेकर है? देखिए, दत्ता आगे- साहब ने तो ये 1947 से लेकर आज तक का वर्णन कर दिया कि वहां पर क्या स्थिति है। अब मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार का स्टैंड क्या होगा? देखिए, भारत सरकार, जैसे कि आपने देखा कि हमारी सुषमा स्वराज जी, हमारी मंत्री ने एकदम ही तुरंत आकर उस पर ट्वीट करा है जैसे ही, और एकदम से वहां के मंत्री लोग जो हैं जो पाकिस्तान बहरा गया कि अरे ये लोग कहां से आ गए, ये अंदरूनी मामला नहीं है, तभी हम इंटरवीन कर भी रहे हैं। तभी सुषमा जी ने बोला भी है कि आप जाकर इंडियन हाई कमीशन से बोला भी है पाकिस्तान में कि आप जाकर जांच पड़ताल कीजिए, वहां पे FIR भी होगी, कंप्लेन भी होगी और देखा जाएगा जो जो दिक्कतें हैं। हम पूरी कोशिश, जैसे हमारी देश की बेटी गीता, हम उनको वापस लेकर आए थे। इतने एग्जाम्पल्स हैं, यमन से हम 3500 लोगों को वापस लेकर आए थे युद्ध के समय। तो हम पूरी कोशिश रहेगी और मैं ये आश्वासन देती हूँ कि हमारी क्या सरकार, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को भारत वापस लाने के प्रयास होंगे सरकार की तरफ से? आप ये कह रहे हैं जो भी प्रयास उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जनहित में होंगे वो सारे प्रयास किए जाएंगे। अगर उनको वहां रखकर हम सुरक्षित कर सकते हैं तो वो करेंगे, और वहां रखकर सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो ये लाजमी है कि हम उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाएंगे। चले, रोशनी जायसवाल, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी किस पक्ष में है? पाकिस्तान का जो रवैया देखने को मिला है, खासतौर पर तब जब इमरान खान ये दुहाई देते हैं कि आप नया पाकिस्तान है, हमें एक मौका देने की जरूरत है, और भारत को चेताया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे क्योंकि नया पाकिस्तान है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये तमाचा नहीं है इमरान खान के गाल पर? ये तमाचा तो बहुत बड़ा है इमरान खान के मुंह पे, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये शायद नौबत ही नहीं आती। क्योंकि अगर आप पिछले आंकड़े देख लें तो हर महीने लगभग 20 से 25 नाबालिग लड़कियों की इसी तरीके से बंदूक की नोक पे रख के उनको टॉर्चर किया जाता है कि रोशनी पहले तो आप जायसवाल अपना जी, धर्म आप इस बात से इनकार करवाइए। करेंगी? आपने ठीक है आंकड़े रखे, अपनी बात रखिए, आपको पूरा अधिकार है। 1947 से लेकर आज तक ज्यादातर तो देश में कांग्रेस की सरकारें ही रही, यूपीए की सरकार रही, और ऐसा नहीं कि तो मैं ये कहना नहीं, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार अभी शुरू हुआ है। कहना चाह रही हूँ, इसका मतलब आप जिम्मेदारी ले रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी? 22% से लेकर आधा फीसदी अगर आज सिमट कर रह गए तो उसके लिए कांग्रेस काफी हद तक जिम्मेदार है। आप ये बात स्वीकार कर रही हैं? नहीं, पिछले 5 सालों में अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो हर महीने लगभग 20 से 25 नाबालिग लड़कियों की बंदूक की नोक पे रख के उनको ये फोर्स किया जाता है कि आप पहले तो अपना धर्म परिवर्तन करिए और फिर आप उनके साथ शादी करके और उनके साथ रोशनी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। व्यवहार किया जाता है आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने की हमारे कोशिश कर रही भारतीयों के लिए है। शर्मनाक मुझे बात है। रोशनी जी ये बताइए, आप कैसी जिनके बातें साथ कर रहे हैं जिनके साथ मैं आ रहा हूँ दत्ता साहब, आप जिनके साथ दोस्ती गांठ कर चुनाव लड़ने की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके नेताओं के बयान सुने आपने? लोन साहब क्या कह रहे हैं? नेताओं की बात अभी लोन नहीं, साहब अभी कह मैं रहे हैं एक हिंदुस्तानी जिनसे आप नागरिक दोस्ती गांठ कर हूं चुनाव और लड़ने जा रहे हिंदुस्तानी हैं, नागरिक के हिसाब वो से कह रहे हैं बोल कि रही हूं। पाकिस्तान को अगर कोई नहीं, एक आज मैं गाली देगा तो हम हिंदुस्तानी 10 गालियां नागरिक देने और को तैयार हैं। आप किस बात की दुहाई दे रही हैं? हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ अभी बोलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है हमारे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ, जो कि करीब 90 लाख लोग हमारे हिंदू वहां पे मौजूद हैं और उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है। रोशनी जायसवाल, सवाल ये नहीं है, मुझे ये बताइए कि आप क्या सफाई दीजिएगा लोन साहब के बयान पर, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर किसी ने एक गाली दी तो मैं 10 गालियां दूंगा उसे? मैं अभी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की औरतों जिनके साथ नाबालिग लड़कियों के साथ सहयोगियों के बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं बचे क्या हो आप रहे लोगों के हैं पास? 20 से 25, या फिर ये माना जाए कि जो आरोप लगते हैं, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो मुझे बहुत मैडम अच्छा मुझे लगेगा। ये बताइए, क्योंकि मुझे अभी ये हम लोग बताइए, इस मुद्दे को जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को नसीहत दे रहा है कि आप अपने गिरेबां में झांक कर देखिए, हमको नसीहत मत दीजिए। रोशनी आप जी, जिनसे दोस्ती गांठने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को एक गाली देंगे तो हम 10 देंगे। अभी अगर आप पाकिस्तान के इतने बड़े मुद्दे को नकार के कांग्रेस या बीजेपी की बातें करेंगे तो ये सच में हमारे लिए मैडम अच्छी आ बात गई ना नहीं घूम है, फिर कर, फिर क्योंकि वहीं ये पर बहुत बड़ा मुद्दा है। वही राजनीति की बात पर वापस आ गई ना। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं गोविंद जी के रोशनी पास जी, जाऊंगा। आप जो कह रहे हैं ना कि ये पिछले 5 साल से ये चीज हुआ है, इतिहास के पन्ने को उठा के देखिएगा आप।
1947 से लेके आज इतिहास तक के पन्नों सुन को लीजिए उठा आप के पहले, आप भी देख सुनिए लीजिए। पहले मैं आप ये बात, कहना चाह रही हूँ आप कि सुनिए ये पहले बात, बहुत गलत हो बात रहा है सुनिए हमारे पहले देश आप। की रोशनी जनता के जयसवाल साथ जी, जो सुनिए। 90 करीब आप- 90 आप लाख वहाँ पॉइंट पे पर जवाब मौजूद नहीं हैं, दे रही। जवाब नहीं तो दे पा उनके रही खिलाफ हम आपके लोग पास कोई जवाब नहीं है। मैडम रोशनी जी, 1947 एक सेकंड निकल, उनके खिलाफ हम लोग कुछ बोल सकते हैं, रोशनी, मैं अगर दोबारा कुछ आपके कर पास सकते आऊंगा। हैं जब वो बंटवारा हमें हुआ करना था है। 1947 में 22% हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, और आपके सरकारें के दौरान चाहे वो आपके नगर पारकार क्यों ना हो, चाहे वो लड़ाकना क्यों ना हो, चाहे वो चित्रल क्यों ना हो, चाहे वो खैबर पख्तून क्यों ना हो, वहां से जो हिंदुओं की एक्सोडस हुआ है भारत में, लगभग 1.5 से लेकर 2 करोड़ तक हिंदू आबादी के लोग पाकिस्तान के सिंध के प्रांत से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तून से भारत आए थे एज ए रिफ्यूजी के हिसाब से। आप अभी लोगों हम ने लोग उनको 1947 लोगों की ने बातें उनको करने के लिए रिफ्यूजी का बैठे हैं कि अभी हम स्टेटस लोग भी आप एक लोगों ने न्यू नहीं इंडिया दिया, 2019 की नागरिकता बातें आप लोगों करने ने के लिए नहीं बैठे दिया हैं। मुझे तो सच में जाइए समझ में देखिए नहीं आ रहा जाके है। राजस्थान में और पाकिस्तान और पंजाब के प्रांत में और जम्मू के प्रांत में सर, इस सवाल इस तरह बात को का लेकर उठा है। बर्बरता सवाल जिंदगी इस वो बात लोग को लेकर जी उठा है कि अगर देश के भीतर हिमायत करने वाले बैठे हैं पाकिस्तान की, वो कितनी बड़ी चुनौती है। मैं दत्ता साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। 2016 के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है वो उसी चीज को ध्यान में रखते ठीक। हुए वो अमेंडमेंट ठीक है, दत्ता साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लागू किया गया है अनुपम और मिश्रा भी हमारे इन साथ जुड़ लोगों गए को हैं। अभी मौजूदा सरकार में नागरिकता मिलने जा रही है, जो हमेशा तक ये भारत से सारी शरण चीजें मांगा मैं था। दोबारा- शर्म आना चाहिए मैं आप इससे लोगों दत्ता को। साहब आऊंगा। नहीं, रोशनी जयसवाल, आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राजनीति करते हैं। रोशनी जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी विदेश मामलों के जानकार हैं, मैं निगाह आ रहा हूं आपके पास। अनुपम मिश्रा जी, जो पाकिस्तान भारत को नसीहत दे रहा है कि आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और उसके बाद हमको नसीहत दीजिए क्योंकि हमारा ये आंतरिक मामला है, क्या वाकई में वो स्थिति हिंदुस्तान में है जो भारतीय अल्पसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ स्थिति पाकिस्तान में हो रही है, वो हिंदुस्तान में हो रहा है क्या अल्पसंख्यकों के साथ? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो आज की दुनिया में कोई भी चीज किसी भी मुल्क का एक अंदरूनी मामला नहीं रह जाती। खास तौर से जब अल्पसंख्यकों के साथ सलूक का मामला आता है तो आपने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए अलग प्रकोष्ठ है। यूनाइटेड नेशंस माइनॉरिटीज के इश्यूज पे हमेशा से, अभी 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान को इस वॉच लिस्ट में डाला। तो अब कोई किसी का ऐसे अंदरूनी मामला कह के आप इसे खारिज नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान भारत के साथ इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना हो भी नहीं सकती। पाकिस्तान एक घोषित इस्लामिक राष्ट्र है, दुनिया के तमाम राष्ट्रों में इकलौता राष्ट्र है, इकलौता मुल्क है, इकलौता देश है जो अपने नाम के आगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करके लगाता है। तो इसको एक भारत जो दुनिया के एक सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। हाँ। पर सवाल ये नहीं है, देखें आप, जैसा कि अभी दत्ता साहब भी कह रहे थे कि 23% तकरीबन 1947 में पार्टीशन के समय 23% हिंदूज वहां थे जी। आज अगर 1% में सिमट गए तो 22% करोड़ों हिंदू एकदम हवा में तो नहीं गायब हो गए ना। ये एक बहुत सिस्टमैटिक 70 साल से चला आ रहा है और समझ लें इसको कि ये केवल पाकिस्तान तक अच्छा, इसके पहले कि मैं इस मुद्दे पे आऊं, मैं ये जो पैनल में जितने लोग बैठे हैं और आपका भी ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जी जी। कि इस मुद्दे को लाइमलाइट में आए, प्रकाश में आए 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं जी। पाकिस्तान में भी सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ एजिटेट कर रही है। इमरान खान ने और उनके सूचना मंत्री ने सबने आश्वासन दिया है, कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, पर आज तक उन 2 लड़कियों की बरामदगी नहीं हो सकी। ये एक बहुत गंभीर बात है जी। इतनी बहस में, इतने मुद्दों की बहस में हम ये भूल जा रहे कि वो लड़कियां अभी तक बरामद नहीं हुई जी। 13 और 15 साल की लड़कियों को कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने दिल से, अपनी नियत से, अपने दिमाग से अपना धर्म परिवर्तन किया है, मतलब मजाक बना के रख दिया है। आप देखें, आपने उस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन लड़कियों की बरामदगी हुकूमत पाकिस्तान अभी तक नहीं कर पाई। ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि बात सिर्फ हुकूमत की नहीं है जी। पाकिस्तान में पूरे माशरे में, पूरे समाज में, सोसाइटी में चीजें इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि अगर पाकिस्तानी सरकार विश्व बिरादरी को, दुनिया की बिरादरी को एक आश्वासन देती है, इमरान खान एक आश्वासन देते हैं कि उन लड़कियों को हम तुरंत ही बरामद करेंगे, और आज 4 दिन बीत जाने के बाद वो अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में उन 4 लड़कियों को बरामद नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखाता है कि जिसकी बात हो रही है, और जैसे कि अभी
वो भाजपा के जो नेता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कह रहे थे कि जिन्ना साहब ने ऐसा कहा था। जिन्ना साहब ने 14 अगस्त 1947 को एक तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होंगे, सब अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन जिन्ना के मरते ही उस आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया गया। सो मच सो के भी कुछ दिन पहले जब जिन्ना की उस तकरीर को पाकिस्तान में ढूंढा गया तो पता चला पाकिस्तान रेडियो के पास वो तकरीर ही नहीं, वो तकरीर ऑल इंडिया रेडियो से लेनी पड़ी। पाकिस्तान के जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं लियाकत अली के बाद, ख्वाजा साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा कि मैं जिन्ना साहब की इस बात से कन्विंस नहीं हूं और मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में हर धर्म के लोगों को उतनी ही आजादी प्राप्त होगी जितनी मुसलमानों को। तो उनका जो कुछ भी है उन्होंने कोई लुका छुपा के नहीं किया, उन्होंने घोषित रूप से किया है। अब सवाल यह कि आप क्या करेंगे और आप क्या कर सकते हैं। जो वर्तमान भाजपा सरकार है, इसको मैं देख रहा हूं कि इनकी एक नीति रही है। देखिए, ये तो चलिए हिंदुओं और कन्वर्जेंस की बात आ गई। इसके पहले भी इन्होंने कहा है कि हम बलूचिस्तान में इन्होंने कहा हम इंटरफियर करेंगे। तो एक जो वर्तमान सरकार है, इसका यह मानना है कि पाकिस्तान जमाने से हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता रहा है और अब समय आ गया है कि हम पलट के उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करें और उसको बताएं कि रिसीविंग एंड पे होने पे कैसा लगता है और क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान की नीति और पाकिस्तान की नीयत पर किस तरह से भरोसा कर सकते हैं। और जो एक सबसे बड़ा गोविंद जी चैलेंज नजर आता है, आपको नहीं लग रहा कि देश के भीतर पाकिस्तान के इतने हिमायती लोग बैठे हैं जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जरा एक गाली देकर आप दिखाइए, मैं 10 गालियां देने को तैयार हूं। क्या कीजिएगा फिर? महबूबा मुफ्ती एक और देखिए अक्षय, ये बात बिल्कुल बहुत खेदजनक है कि भारत में बार बार इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के जो गलत काम हैं उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक राजनीतिक दल पाकिस्तान के आतंकवाद की जो नीति है उसके पक्ष में बात करते दिखाई देते हैं। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके स्वर भी अनेक बार इस तरह के होते हैं जो ये दिखाते हैं कि उनकी निष्ठा पाकिस्तान के लिए ज्यादा है और भारत के लिए कम, या भारत की सरकार के लिए कम। क्योंकि अनेक बार भारत में जो मौजूदा सरकार है उसका विरोध करने के लिए लोग पाकिस्तान के समर्थन में किसी भी हद तक बातें कर देते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन अगर हम जो मौजूदा मामला है इसको देखें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के आंतरिक मामले में कोई दखल नहीं दिया। उन्होंने अपने उच्चायुक्त से अगर ये पूछा है कि इस मामले की रिपोर्ट भेजी जाए तो ये भारत की चिंता को दिखाता है। और ये चिंता अभी हिंदू लड़कियों का मामला है, तभी ये चिंता नहीं पैदा हुई है जब पाकिस्तान में एक बच्ची को वहां शिक्षा के लिए काम करने के लिए उस जो वहां के कट्टरपंथी थे उन्होंने उसकी हत्या का प्रयास किया, उसको निशाना बनाया और आज वो बच्ची नोबेल शांति पुरस्कार की हकदार बनी है, पूरी दुनिया में बनी है। उस वक्त भी भारत ने आवाज उठाई थी, क्योंकि मानवाधिकारों का अगर सवाल है तो फिर देश की जो सीमाएं हैं उससे ऊपर हटके बात जाती है। और भारत की चिंता बिल्कुल इसी बात को, इसी नजरिए से भारत ने अपनी चिंता को दिखाया है। सिंध का जो इलाका है, सिंध प्रांत के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं के अलावा भी जो वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ बहुत दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान घोषित तौर पर इस्लामिक राष्ट्र है और उनके राष्ट्र में जो अल्पसंख्यक हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी जगह कम है। लेकिन अनेक बार हम देखते हैं कि ये राज्य की नीति से ऊपर जो समाज में जहालत है, जो समाज में वहां एक तरह से जंगलीपन है, जो अभी भी वो कबायली किस्म की जिंदगी वहां के बहुत सारे इलाके के लोग जी रहे हैं, उनका भी समाज में किस तरह से असर है, वो किस तरह के आपराधिक कृत्य वहां पर करते हैं, वो भी कहीं न कहीं दिखता है। इस मामले में जो शुरुआती जानकारियां हैं उसमें जो लोग हमला करने आए वो पहले से उनके साथ संबंध खराब थे। उन लोगों को मना किया गया था कि वो छेड़छाड़ या घर में इस तरह से हरकतें न करें, लेकिन वो आए, बाकायदा 3 लोग मोटरसाइकिल में और 3 लोग टोयोटा कार में आए, उनके
नाम की जानकारी हो गई। उन्होंने डकैती भी घर में डाली है, 75,000 रुपए लूटने का भी मामला उनके खिलाफ है, कुछ जेवर भी उन्होंने लूटा और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गए। तो अब इसको अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक धर्म का मामला है और सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मामला है, मुझे लगता है ये उससे ज्यादा मानवाधिकारों का मामला है। और जैसा अनुपम जी ने कहा भी कि अगर 4 दिन बाद भी उन बच्चियों को, वो बच्चियां कहाँ हैं, उन बच्चियों की क्या स्थिति है, क्या उनके बारे में अगर हम जानकारी नहीं पाते तो विश्व समुदाय की चिंता भी इस पे होगी, खाली भारत की नहीं। तो मुझे लगता है कि इसको इसी नजरिए से पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन निगत अब्बास, ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूं कि फवाद चौधरी का बयान तो आपने सुन लिया, उनकी तरफ से जो जवाब आया कि हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी ना की जाए। आपने कहा कि भारत सरकार लाने का प्रयास करेगी जो भी हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये इतना आसान तो होने नहीं जा रहा। फौरी तौर पर इस तरह के अत्याचार पर रोक लगे, उसको लेकर अब क्या कुछ सरकार की तरफ से रणनीति अख्तियार की जा रही है या फिर की जाएगी? देखिए, हर तरीके से हम देखा जाए इंटरनेशनली तो हमारी एनडीए की सरकार में कूटनीतिक जीत हमारी सरकार को मिल रही है। अगर आप देखिए थी वतन वापसी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी की, क्या वो आसान था? वो भी मुश्किल था। पर हमने देखा है कि हमारी सरकार, भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने सबसे बड़े क्रांतिकारी डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो विद इन दी कंट्री हो, चाहे वो कांग्रेस की प्रतिनिधि तो सवाल उठा रही है कि पिछले 5 साल के आंकड़े देख लीजिए। आपने मेरे को बताया, मैं वही सवाल उनसे पूछना चाह रही थी। रोशनी जी, देखिए रोशनी जी, मैं आपके बीच में नहीं, अगर आप लोग एक रोशनी जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। धैर्य रखिए, संयम रखिए और पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप 55 साल थे सरकार में, मुझे सिर्फ आप 4 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो आपने करे हमारे माइनॉरिटीज पाकिस्तान को सेफ्टी देने के लिए। सिर्फ 4 काम अगर आपके पास हो। चले रोशनी जी, जवाब देना चाहे तो जवाब दे दीजिए, फिर एक ब्रेक के लिए रुकना है। रोशनी जी जवाब दे दीजिए। तो मैं इतना करारा दे सकती हूँ, लेकिन अभी जो हम लोग का पाकिस्तानी मुद्दा है वो अगर आप लोग उस चीज पे बात करें तो ये इतना गलत हो रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगी, निकालो, क्यों मैंने नहीं कहा हमारे जितने पड़ोसी देश में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वहां से क्यों नहीं ये सारी खबरें आती हैं? वहां की नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बंदूक की नोक पे रखा गया। ये हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्यों आता है? होगी आपके ऊपर, मजाक मत उड़ाइए, बात बताइए पहले। रोशनी जी, आप जवाब देना चाहेंगी ब्रेक पर जाने से पहले? पाएंगी ना, प्रॉब्लम तो वही है। 300 साल से ये देश गुलामी कर रहा था, 300 साल से अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। बात करें पाकिस्तान की, जहां के सिंध प्रांत में 2 हिंदू बहनों को अगवा कर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भारत ने भी इस संबंध में जवाब मांगा है अपने उच्चायोग से कि इस पूरे मामले को रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई जब उसकी तरफ से कहा गया कि हमारा आंतरिक मसला है, इस पर भारत दखलंदाजी करने की कोशिश ना करे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर हम रुख वाराणसी का करेंगे। रोशनी जायसवाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल उठ रहे थे, क्या राजनीति आज की डेट में इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि राजनीतिक दल देश को भी एक किनारे रख देते हैं अपनी राजनीति चमकाने की खातिर, ये माना जाए? यही मैं कहना चाह रही हूँ कि राजनीतिक दल पहले ये सोचें कि हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, हमारे अंदर जो यूनिटी है वो किसी और देश में नहीं है। मैडम, जिनसे दोस्ती की है उनको कोई नोटिस, उनसे कोई आपने सवाल पूछा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान को एक गाली अगर कोई देगा तो मैं 10 गालियां दूंगा? उनके साथ चुनाव मिलकर लड़ने जा रहे हैं आप लोग। खिलाफ हूँ। मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि मैं इस क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए? मुझे मन कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को ऐसा क्या कर दूं कि हमारी सरकार को ऐसा क्या कर दूं पाकिस्तान के खिलाफ, सपोर्ट कीजिए, इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। महीने सिर्फ सपोर्ट की एक जरूरत है। मामले आ रहे हैं सामने, आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि अगर अकबर लोन ये कहते हैं कि हम 10 गालियां देंगे, कोई पाकिस्तान को 1 गाली देकर दिखाए, तो फारूक अब्दुल्ला से आप लोग कहेंगे कि आप माफी मांगिए, चुनाव बाद में मिलकर लड़ेंगे साथ में? मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, तो बोलिए, माफी मांगनी चाहिए। कंडम कीजिए बयान को, ये बात बोल रही हूँ, कंडम कीजिए इस बयान को रोशनी जायसवाल जी। मैं ये बात 6वीं बार आपसे बोल रही हूँ कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं अभी पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफी मांगनी चाहिए। रोशनी जायसवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफी मांगनी चाहिए। मैं नजरिया बता रही हूँ कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि अगर मैडम, ये देश के खिलाफ भाषा नहीं है क्या? उसको 10 गाली दूंगी। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं देश के खिलाफ भाषा नहीं है क्या? मैं अभी देश को हित में रख के, मैं अपने हिंदू भाई बहनों को हित में रख के
मेरे जो जितने हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान की जनता के द्वारा, मैं उसके खिलाफ हूँ। और हर हिंदू मैडम सिर्फ और जुबानी हर खर्च से मुस्लिम काम जो नहीं चलता है ना, हिंदुस्तान ऐसे में लगता रह है। रहा है, ऐसे हर लड़ाई इंसान कीजिएगा, को उसके ऐसे खिलाफ लड़ाई आवाज कीजिएगा। उठानी पड़ेगी। रोशनी जब जी, तक अगर ये इस आवाज अंदाज में उठेगी आवाजें नहीं, तब उठेंगी तक ना, ये तो देश के भीतर पहले कोहराम होगा। एस के दत्ता साहब, रोशनी जी 3-4 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सीधा अगर सवाल। हिंदू मुस्लिम एक हो के बहुत हमारे सीधा जितने सवाल है। आपसे जो सवाल अगर करूंगा ये आप इस उसका चीज जवाब का देंगी नहीं। आप विरोध 300 करेंगे तो साल मुझे गुलामी मालूम के है कि इतिहास ये में चले जरूर जाएंगी। आगे कौन सी जाके किताब में फायदा 300 करेगा। साल का गुलामी का इतिहास पढ़ा आपने? 3-4 सवाल मैं पूछ रहा हूँ रोशनी मैंने जी, ये चीज सीधा वे इसलिए में कही जवाब। क्योंकि 300 मैडम, साल रुक जाइए, से आप हमारा मुद्दे पर देश जवाब नहीं दे अंग्रेजों रही की है ना। गुलामी रुक कर रहा था, जाइए, जब आप ये मुद्दे देश पर जवाब कांग्रेस नहीं के दे रही है हाथों ना। में मिला था। रुक जाइए तो अभी रोशनी कांग्रेस जी। और बीजेपी की बातें मौजूदा ना की जाए स्थिति तो में ही आप अच्छा रहेगा। मौजूदा स्थिति में अपनी पार्टी की राय स्पष्ट नहीं कर पाएंगी। 300 साल की बात करेंगे। रोशनी जी 4-5 सवाल है आपसे। 300 साल से रुक जाइए, गुलामी कर रहा है प्लीज, देश। आप मेरी प्लीज, बात प्लीज, समझिए। रोशनी जी, घबराइए मत, प्लीज, सवाल रोशनी जी। सुनिए अभी 2 मिनट। सुन लीजिए, मैं नहीं जानता हूं रोशनी जी कि आप ऑफिशियल प्रवक्ता है कि नहीं कांग्रेस पार्टी के। आप अगर ऑफिशियल प्रवक्ता है तो आप अपने पार्टी का नुकसान कर रहे हैं ऐसे धूलमूल बयान दे के। वैसे इतनी मैं नुकसान तीन चार सवाल सपोर्ट पूछ रहा रोशनी जी हूं आऊंगा। आपको। रोशनी जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, पूरा तो अवसर आप दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी को बीच में नहीं ला सकते, प्लीज। 3-4 सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। पाकिस्तान में लगभग हाँ जी। 300 ऐसे मंदिरें हैं जो ध्वस्त हो चुका है। उस पे माता हिंगलाज की मंदिर आपका हो, कटराज मंदिर अगर का हो, फिर आपके शारदा पीठ का हो, ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो पीठस्थान है हिंदुओं के, वो ध्वस्त कर दिया गया है। कटराज मंदिर का मुद्दा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। उसके बाद वहां ये की हमेशा सरकार, ये सारे मुद्दे उसके पाकिस्तान की बाद तरफ से ही सामने क्यों आते हैं? ये हमारे वहां की जितने सरकार पड़ोसी देश मजबूर हैं, हुई थी कटराज नेपाल, टेम्पल को भूटान, रिनोवेट श्रीलंका, करने वहां के। से क्यों नहीं सामने आते? आपकी जब सरकार थी, जब इस 300-400 मंदिरों को जब ध्वस्त किया गया था और मस्जिद बनाया गया था, आपके सरकार ने तो एक भी आवाज नहीं उठाई थी। दूसरी बात मैं बहुत पूछता सारे हूँ, ऐसे दूसरी मुद्दे बात अभी मैं भी पूछता सामने हूँ आ आपसे, रहे हैं। आप पुराने चित्रल एक गुड़े- जगह बड़े है मुर्दों को पाकिस्तान ना में, उखाड़े तो ही अच्छा लगेगा। चित्रल प्रांत है पाकिस्तान में जहाँ कलाश समुदाय के लोग रहते हैं। वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। उनका पिछले 70 साल से जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है कलाश समुदाय के। आपकी सरकार के पास कई बार तो अभी इसके खिलाफ अभी आपके जो हो सरकार रहा के है, पास इसके खिलाफ हम चित्रल लोग को, सब समाज लोग के को मिलकर कलाश, आवाज चित्रल उठानी एरिया है के कि कलाश सिर्फ समाज के बीजेपी लोगों आवाज ने उठाएगी या सिर्फ आपके कांग्रेस सरकार आवाज मैडम, ऐसे उठाएगी? आवाज सबका उठाइएगा। आवाज उठाएगी। ऐसे आवाज उठाइएगा कि जब आप इतनी मैं हिम्मत ये नहीं पूछना जुटा चाह रही हूँ, पाती आप मेरे कि आंसर अपने सहयोगियों की गलत बात को गलत बता पाए। थर्ड प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप देवालकोट की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणाबाद की बात कर रहा हूँ, सिंध के प्रांत के लाराकना, मोहिंजोदारो, फिर आपके बावालपुर की बात कर रहा हूँ। ये तमाम जितने सारे एरिया से, ये सब एरिया से लगभग 1.5 से 2 करोड़ हिंदू समुदाय के लोग आजादी के बाद राजस्थान और पंजाब और पाकिस्तान में हुआ है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपकी सरकार ने पिछले 60 साल में उनको रिफ्यूजी स्टेटस भी नहीं दिए। वोटर आई कार्ड, नागरिकता की तो सवाल यही ये है जो हिमायतें की जाती है जिस की तरीके नीति से। रही है ना आप लोगों की, उसके चलते इस तरह का परिणाम हुआ है। मैं अनुपम मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। ये जो देश के भीतर राजनीतिक जूतम पैजार देखने को मिल जाती है ना राजनीतिक दलों के बीच में, ये आपको नहीं लगता कि असल दुश्मन, असल दिक्कत यही है कि आप अपने स्वार्थ की राजनीति से आगे बढ़ नहीं पाते हैं जहां पर देश का सवाल हो? वही बात, यही मैं रोशनी आपके पास दोबारा आऊंगा, रोशनी आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरा सवाल अनुपम मिश्रा जी से है। अनुपम मिश्रा जी, जवाब नहीं है क्योंकि आपने कुछ पढ़ा अनुपम मिश्रा जी, क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट को नहीं दिखाता कि इतिहास को लेकर अगर भारतीय विदेश मंत्री इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायुक्त से केवल एक रिपोर्ट मांगती है तो वो क्या पाकिस्तान की घबराहट को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वो अपराध बोध से ग्रसित है? हालांकि वो बार बार कह रहा है कि ये हमारा आंतरिक मसला है। ये आंतरिक मसला हो सकता है क्या? आंतरिक मसला नहीं है। आंतरिक मसला होता तो ये रोशनी जी, अगर आपने नाम भी परिवर्तन कर लिया है, आपने नाम बदलकर अनुपम मिश्रा कर लिया है, तो आप बोल लीजिए फिर। अनुपम मिश्रा जी, देखें, पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे आने से पहले मैं एक छोटी सी बात, हालांकि मैं किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता, परंतु मैं एक छोटी सी बात रोशनी जी से जरूर पूछना चाहूंगा।
कि इतनी देर से वो कह रही हैं कि गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन आज इस मुद्दे को सामने आए 4 दिन हो गया है और छोटे से मुद्दे पे बोलने वाले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का अब तक इस पे कोई बयान नहीं आया। ये बड़ी चिंताजनक बात है। फिलिस्तीन तक की उनको चिंता रहती है, हर मुद्दे पे उनका बयान रहता है, हर मुद्दे पे उनका कंसर्न नजर आता है, पर यह मुद्दा जो आज देश के जनमानस को इतना झकझोर रहा है, इस पे कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया। रोशनी जी जो कह रही हैं इसको मैं इनकी पर्सनल राय से ज्यादा कुछ नहीं समझता जी। रही बात पाकिस्तान की, मैं तो कांग्रेस आप की देखें तरफ जैसे से अभी इसीलिए सामने आई हूँ क्योंकि कांग्रेस इस बात का बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर रहा रोशनी है। जी मुझे क्योंकि बोलने दें, मुझे बोल लेने दें। कांग्रेस मुझे रोशनी जी सुन तो लीजिए, अनुपम मिश्रा जी कह रहे हैं। मुझे बोलने राम मुझे भक्त कह रही है ना, दत्ता और साहब। राम 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 मुझे- कर रही मुझे- है मुझे और बोल लेने दें। मंदिरों के नहीं, परिक्रमा कर रही है। अनुपम मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक, दत्ता कुछ साहब, ट्वीट नहीं किया दत्ता इस पे। साहब, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। रोशनी जी मुझे बोल पब्लिक लें। डोमेन में है। आप जो कुछ भी कह रही हैं इसको मैं आपकी व्यक्तिगत राय सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के छोटे से छोटे मुद्दे पे बोलने वाले, और इस समय चुनाव का मौसम है, आपके बड़े बड़े नेता और खासतौर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनका कोई भी इस पे बयान या कोई भी कंसर्न अब तक नहीं आया। ये थोड़ा सा चिंता की बात है। लेकिन अब आते हैं हम लौट के जो पाकिस्तान की बात हो रही थी इस पे आते हैं। रोशनी जी बोल रहे थे, मुझे आपका प्लीज रोशनी, मैं आपके पास दोबारा के लिए ज्यादा बातें मैं दोबारा आऊंगा ना। पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है और उसके बारे में आप रोशनी जी, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के मंत्री उसी पाकिस्तान की गोद में बैठ जाते हैं जाके। और आप यहाँ बैठकर कहेंगे कि विरोधी देश है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रोशनी जी, अनुपम मिश्रा जी ने कहा है ना कि अब ये आदत पड़ गई है कि व्यक्तिगत बयान समझकर आपकी बातों को नकार दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये व्यक्तिगत बयान होगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। व्यक्तिगत बयान मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास। अगर आप देखें, आप मुझे बताइए ना, मैडम सवालों का आपने ये कह दिया कि गलत है, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? उसका तो जवाब अगर कोई पाकिस्तान के बचाव में देश को गाली देने को तैयार है तो उसका क्या होना चाहिए? बोल रही हूँ आप, लेकिन ये बात समझ ही नहीं रहे। आप फिर से कांग्रेस और मैडम आप समझा नहीं पा रही हैं, आप समझा नहीं पा रही। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। बाकी मेहमान भी है ना, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि आप मुद्दे पर तो आएंगे नहीं। राहुल गांधी इमरान खान को लिखेंगे, दत्ता साहब राहुल गांधी इमरान खान को लिखेंगे इस मुद्दे को लेके। अनुपम मिश्रा जी अपनी बात पूरी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करेंगे इस मुद्दे को लेके। इस मुद्दे पे ट्वीट करेगी। हमारी हर आम जनता को रोशनी आवाज जी, उठानी रोशनी जी पड़ेगी, तब जाके ये प्लीज मुद्दा। प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। अनुपम मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। ये तो हाल है आज राजनीतिक दलों का। मुझे 2 मिनट समय दें। इनफैक्ट इस मुद्दे पे राजनीतिक दलों को एनीवेज, ये आपकी पॉलिसी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात से राहुल गांधी जी या कांग्रेस की ही नहीं है। जिस विपक्ष को इस बात की इतनी चिंता थी कि बालाकोट में कितने लोग मारे गए, उस विपक्ष को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि उन 2 लड़कियों का क्या हुआ। कहीं से कोई बयान नहीं। बस चलिए, ये कि राजनीति की बात है, इस पे नहीं जाते हैं। अभी गोविंद सर कह रहे थे, मलाला का जिक्र कर रहे थे। जी जी। और मैं इसके पहले मैंने कहा था कि पूरे माशरे में वहां पे इस कदर जैसे कुएं में भांग घुली हुई वाली बात है। मलाला जो कि ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जो लड़कियों के लिए आवाज उठाती रही हैं, उसी मलाला का भी इस पे कोई बयान नहीं आया। बल्कि जब ट्विटर पे लोगों ने मलाला से इस पे रिएक्ट करने को कहा तो मलाला ने उन लोगों को ही बैन कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया जिन्होंने इस पे बयान मांगा। जब हम सिंध की बात करते हैं, देखिए ज्यादातर कन्वर्जन सिंध में हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनका 50% हिस्सा केवल सिंध में रहता है। जी। ये भारत की सीमा से सटा हुआ है। अब ये भी बड़ा एक अजीब सा पहलू है, क्योंकि सिंध का जो कल्चर है बेसिकली सूफी कल्चर के लिए जाना जाता है। वहां की पूरी सभ्यता सूफियाना है। जी। और जो सूफी कल्चर है ये इस्लाम का सबसे लिबरल विंग है, सबसे उदारवादी धड़ा है। और अगर वहां पे ऐसा हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। उस पर एक किताब लिखी तस्लीमा नसरीन ने, लग जा,
और उस किताब लिखने के बाद तस्लीमा नसरीन ना बांग्लादेश में रह पाई, ना हिंदुस्तान में उन्हें किसी प्रदेश में घुसने दिया जाता है, भागी भागी फिर रही हैं। हकीकत है कि हम इसको सुनने को ही नहीं तैयार हैं। तस्लीमा नसरीन का कसूर क्या है? उसने सिर्फ, जैसे आज ये 2 लड़कियों का आप केस देख रहे हैं, उसने एक लड़की का केस उठाया था कि जिसको इस तरह किडनैप कर लिया गया और उसको धर्मांतरण कर दिया गया। उस एक किताब को लिखने के लिए तस्लीमा नसरीन आज भी देश में 20 प्रदेशों में घुस नहीं सकती। ठीक बात। उसी को, तस्लीमा नसरीन को ही मुद्दा बना दिया गया। अच्छा, एक बात और भी सोचने को है, भारत से लाखों की मात्रा में हर साल लोग सऊदी अरब जाते हैं, खाड़ी के देश जाते हैं, सब इस्लाम का गढ़ है, वहां से धर्मांतरण की कोई खबर क्यों नहीं आती? हम कभी ये क्यों नहीं सुनते हैं कि सऊदी अरब में लोगों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया? एक भी 70-80 साल में एक भी खबर आप नहीं सुनेंगे कि सऊदी अरब या खाड़ी के किसी देश में किसी बच्चे, किसी लड़का, किसी लड़की, किसी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया हो, जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया वगैरह वगैरह कुछ भी। आपको ये सारी खबरें पाकिस्तान से आएंगी, आपको ये सारी खबरें बांग्लादेश से आएंगी, और बहुत दुखद बात है कि इनमें से कुछ खबरें आपके अपने मुल्क के अंदर से भी आ रही हैं। तो अब देखना यह पड़ेगा कि क्या चीज इसको लीड कर रही है। और जहां तक इमरान खान और पाकिस्तान और नया पाकिस्तान का सवाल है, तो साहब वो चूंकि अब बहुत ढेर सारे वित्तीय दबाव में हैं, इकॉनमी उनकी बैठ गई है, रोज के हिसाब से कर्जे ले रहे हैं, रोज के हिसाब से काम चल रहा है। FATF ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, जून में ब्लैक लिस्ट डालने की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक कर्जे नहीं दे रहा है। वरना तो जो उनके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम इमरान खान को अब तक तालिबान खान कहा जाता था। वो तालिबानों के साथ, तालिबानों की ड्रेस में AK-47 लेके फायरिंग करते हुए उनकी फोटोग्राफ्स आते थे। तो आप क्या सोचते हैं कि 24 घंटे में रातों रात उनका एकदम से इतना बदलाव आ जाएगा? यानी हृदय परिवर्तन, सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटीज, आप यही कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे जो असल वजह है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत सबसे ज्यादा खराब है। एक चीज और अच्छा मैं अभी आपसे कहूंगा, एक चीज और मैं कहूंगा, अभी बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान, वो जो बेनजीर भुट्टो साहब के लड़के हैं और जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी वहां पे 3 वीडियो जारी किए पाकिस्तान के रेल मंत्री के। उसमें उन्होंने एक वीडियो जो जारी किया वो वास्तव में बहुत डिस्टर्बिंग है। उसमें क्योंकि जो अफरीदी साहब का जिनको उनको वीडियो जारी किया वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के जस्ट नीचे। अब वो तमाम आतंकवादियों को इकट्ठा करके उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, और वो वीडियो बड़ा सनसनीखेज जो बिलावल भुट्टो ने जारी किया है कि साहब जब तक हमारी PTI की हुकूमत है आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपका कोई बाल विभाग नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम लोग कुछ भी कहते रहे। तो जो पाकिस्तान का ये दोगलापन है, आपको क्या लगता है कि सुषमा स्वराज ये मानसिकता, ओछी मानसिकता हमेशा से ही रही है पाकिस्तान की, और इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। अगर उसी के चलते आज वो इस हालात में आ गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष को भी सोचना होगा कि इनको बालाकोट में मारे गए लोगों की गिनती का तो इतनी ज्यादा चिंता थी, लेकिन इन 2 लड़कियों की बरामदगी, सर बिल्कुल सवाल जायज है, और इस पर जवाब अगर समय पे अगर समय पे इन लड़कियों की बरामदगी नहीं हुई तो मुझे बहुत डर है कि इनकी जान को बहुत बहुत गंभीर खतरा है। बिल्कुल। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं SK दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूं। जिस बालाकोट का जिक्र अभी अनुपम मिश्रा जी ने भी किया कि बालाकोट को लेकर तो आप सबूत मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, एक नेता नहीं कई नेता लगातार सबूत मांगते हैं। EVM को लेकर आप विदेशी धरती पर चले जाते हैं, उधर चाइना के साथ विवाद होता है तो वहां पर गुपचुप तरीके से मेल मुलाकात हो जाती है। ये क्या राजनीतिक बौखलाहट कहां पर ले आई है? देखिए, राजनीतिक बौखलाहट से ज्यादा मुझे लगता है चुनाव का माहौल है, और कांग्रेस जैसे बड़े दल को भी एक तरफ वो मंदिरों में जाकर खुद को हिंदूवादी होने का अपना इस तरह का चेहरा दिखाती है, लेकिन इस मामले में अगर वो धर्मांतरण के खिलाफ बोलती है तो कहीं न कहीं उसको इस बात की आशंका लगती है कि शायद इससे उसका देश के अंदर चुनाव में नुकसान हो जाएगा, और शायद यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता या राहुल गांधी का कोई बयान इस घटना के खिलाफ आया नहीं। और ये बात बिल्कुल साफ दिखती है कि राजनीतिक दलों के लिए अब सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता महत्वपूर्ण है, न उनको देश से मतलब है, न उनको मानवाधिकारों से मतलब है। अगर चुनाव के लिए वोट का मुद्दा बनने का सवाल होगा तो वो मानवाधिकार का मुद्दा होगा। देश में किसी एक इलाके में किसी एक व्यक्ति के खिलाफ
अगर सांप्रदायिक हिंसा होती है उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे पड़ोस में जहां लगातार ये माना जाता है कि सिंध में लगभग 10,000 हर साल 1,000 से ज्यादा धर्मांतरण होते हैं और पिछले 5-7 सालों में 10,000 से ज्यादा जबरन धर्मांतरण वहां पर हुए हैं, इस बात की जहां से खबरें आती हैं। खुद सिंध में 2013 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें जो वहां का हिंदू समाज था, जो वहां का अल्पसंख्यक समाज था, उसकी तरफ से और जो वहां के जो प्रगतिशील तत्व थे उनकी तरफ से मांग की गई थी कि जो विवाह की न्यूनतम उम्र तय की जाए, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ नीतियां बनाई जाएं और इन चीजों के लिए कानून बनाने की बात की जाए। 2016 में सिंध की असेंबली ने इसका प्रस्ताव भी पास किया जिसमें जबरन धर्मांतरण रोकने के खिलाफ कड़ी सजाओं की बात थी, जिसमें न्यूनतम उम्र विवाह की तय की गई थी और इस तरह के बहुत सारे सुधार थे। लेकिन इसके खिलाफ वहां के कट्टरपंथी, वहां के जो मौलवी हैं वो विरोध में आए, सरकार पर दबाव हुआ। पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार थी, सरकार भी दबाव में आई और राज्यपाल को कहा गया कि इस बिल पर वो इस प्रस्ताव पर जो असेंबली में पास हुआ था इस पर वो कोई कार्रवाई न करें और वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है और उस पर उनके अगर उनके मानवाधिकार, उनको धर्म के हिसाब से जीने की आजादी न हो, उनको समाज में बर्बरता का उनके साथ व्यवहार हो, घर में घुसकर उनकी इज्जत नीलाम की जाए, उनको उठा के ले जाया जाए, उनकी संपत्ति लूट ली जाए, तो अगर इस पर भी हमारे राजनेताओं को दर्द नहीं होता तो मुझे लगता है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चुनाव का वक्त है और कहीं चुनाव के वक्त में अगर ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल ये एस के दत्ता साहब सोचते हैं कि कहीं हमारा सियासी गणित ना बिगड़ जाए, अगर लेकिन ये परिस्थितियां रहेंगी तो इससे ज्यादा नुकसान का खतरा नहीं है ऐसे दलों को? बेशक इससे खतरनाक नुकसान का खतरा है और कहीं ना कहीं पे ये तमाम जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये देश के जनता के बीच में बहुत बुरी तरह से एक्सपोज भी हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता आया हूं और आज आपके चैनल पे दोबारा दोहरा रहा हूं ये इस बात को, जो लोग हमारे देश में जो पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं या फिर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, मैं उन लोगों को डेंगू मच्छर कहता हूं और मेरा मानना है कि ऐसे डेंगू मच्छरों के खिलाफ एक ऑल आउट ऑपरेशन होना चाहिए देश के अंदर ताकि ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। रूपेल जैन की मैं एक प्रसिद्ध एक घटना है उसके बारे में मैं बताता हूं। कराची की लड़की थी वो और डॉक्टर मनमोहन जी के सरकार के दौरान ये हुआ था। उसको बाकायदा कराची के घर से पॉश एरिया से उसको उठाया गया था और उसके बाद कराची के जो बाजार है वहां पे उसकी गैंग रेप हुई और फिर पेशावर में लेके गया, धर्म परिवर्तन करके पेशावर में उसको लेके जाया गया। वहां पे बाकायदा आपके जो वहां पे जो आर्म्स की जो बाजार है और उसके सटीक में सेक्स स्लेव की बाजार होती है, वहां पे उसकी नीलामी हुई थी और नीलामी के बाद तालिबानों के बीच में उसको सौंप दिया गया था। अब सरकार को क्या और कदम उस उठाना समय चाहिए? भारत सरकार ने चू तक नहीं किया था इस घटना को लेके। ये जो लड़कियां हैं जो जिनके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, इस पर भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दा को उठाना चाहिए। मैं हमेशा कहता आया हूं कि खैबर पख्तून, सिंध और बलूचिस्तान का जो मुद्दा है उसको संयुक्त राष्ट्र में भी भारत को लेके जाना चाहिए और वहां पे बाकायदा उठाना चाहिए कि वहां पे सरेआम हनन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। और ये तो दुनिया के तमाम देश इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान की आज क्या हालत हो गई है। उसने आज जिस तरह का दर्जा पूरी दुनिया के देशों के बीच में अपना हासिल किया है, ये तो अब किसी से छुपा नहीं है। और अक्षय एक 10 सेकंड और मुझे दे दो। एक छोटा सा बात यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान हमेशा हमारे देश के तमाम जितने सारे इंटरनल चीजें हैं उसपे तो अपना टांग अड़ाती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो जो हमारे इंटरनल इशू है या फिर दूसरा कोई मुद्दा क्यों ना हो। और आज जो पाकिस्तान गुहार लगा रही है ना कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आप अगर भारत के हर मुद्दे पे आप अगर टांग अड़ाने की जिस कोशिश देश के भीतर तो वहां के जाने माने क्रिकेटर सवाल उठाते हैं कि पहले आप अपना देश संभाल लीजिए, कश्मीर को छोड़िए, पहले अपने देश की स्थिति को संभालिए, उसके साथ वहां पर किस तरह का रिएक्शन हो जाता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन निगत एक चीज जो बलूचिस्तान का भी दत्ता साहब ने जिक्र किया, लाल किले की प्राचीर से जिक्र तो एक बार प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ, लेकिन उसके बाद जिस ठोस एक्शन की उम्मीद की जा रही थी, कुछ रणनीति होगी, वो फिर नजर नहीं आई।
देखिए वही हम लोग कह रहे हैं कि हम अभी 5 साल से आए हैं, वैसे भी बहुत चीजें हैं करने के लिए, और इनके यूपीए सरकार के इतने कुकर्म रहे हैं कि उन्हीं को सफाई करने में वक्त गुजर जाता है। उसके बावजूद जो बीच में मुद्दे उठते हैं उन्हें भी, उनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है। इन बच्चियों को वापस लाने को लेकर क्या प्रयास बच्चों को वापस लाने के लिए मैंने आपको बोल दिया है, वही मैं सरकार का यही बात है कि अगर हम वहां पर उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए तो हम उन्हें हिंदुस्तान वापस लाएंगे, किसी भी तरीके से लाएं। मैं ये आश्वासन देती हूँ कि भारत सरकार जो कड़े कदम उठा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां जो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो दत्ता साहब कह रहे हैं कि जो डेंगू मच्छर की श्रेणी में कुछ लोग हो गए हैं, मैं कहूंगी डेंगू मच्छर तो है ही हिंदुस्तान में इतने जयचंद, इनके दिग्विजय सिंह जिनको ये टिकट दे चुके भोपाल से, जो शहीदों की शहादत पर प्रमाण मांगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मैं रोशनी जी से एक सवाल करूंगी, क्या राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं करा, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ट्वीट नहीं करा, उसके ऊपर इनका क्या से है? और कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो रहा है, उसके ऊपर क्या से कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो रहा है। रोशनी जी कुछ कहना चाहेंगी या कुछ सलाह देना चाहेंगी? अच्छा जी एक सवाल अच्छा जी एक सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था, अगर आप जी अनुपम जी मैं आ रहा हूँ। नागरिक को और देश की जनता को कि एकजुट होके रहें, भले ही ये हमारे चुनाव का माहौल है, चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन हम एकजुट होकर अगर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जो मनोबल बढ़ा रही है ना आपकी सरकार, यहाँ आपकी पार्टी के लोग यहाँ पर बैठकर वो काम पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी है, हम सबको मिलकर, चले बिल्कुल बिल्कुल आप कांग्रेस से हो, पाकिस्तान। रोशनी जी आप ना स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पा रही हैं। अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे? अनुपम जी संक्षेप में अपनी बात अगर मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा जी एक छोटी सी चीज, रोशनी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अब समय बहुत कम है। अनुपम मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हम राजनीतिक बहस का ना उलझे, एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाह रहा था, और मेरा सवाल रोशनी जी से नहीं है, भाजपा से नहीं है, मेरा सवाल गोविंद साहब से है। जी अभी गोविंद साहब ने एक बात कही, जो गोविंद साहब एक इतने सीनियर पत्रकार हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँ, जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या किसी बड़े कांग्रेस नेता ने इसके ऊपर कोई बयान इसलिए नहीं जारी किया क्योंकि उनको लगता था इससे इनको भारत में हो रहे चुनावों पे नुकसान हो सकता है। तो एक मेरे सीनियर हैं और मैं उनसे जरा से पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, यानी कि गोविंद जी की राय में कांग्रेस या कांग्रेसी नेता ऐसे मानते हैं कि पाकिस्तान में हो रहे इस धर्म परिवर्तन, इस जबरन धर्म परिवर्तन को भारत के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है? गोविंद जी नहीं, देखिए भारत के मुसलमानों को का समर्थन इसको प्राप्त है ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से करती आई है, और एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, पड़ोसी मुल्कों के मामले में भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति का हमेशा इस्तेमाल किया है, चाहे वो देश के अंदर के सवाल हों, उनमें भी कांग्रेस की नीति इसी तरह की रही है। इसीलिए कांग्रेस को हिचक है कि अगर वो इस तरह से कोई प्रयास करती है तो कहीं उसके खिलाफ ये मामला न हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की नीति में ही और नियत में ही तुष्टीकरण है, और वो तुष्टीकरण अनेक बार समाज को तोड़ने की हद तक भी जाकर उस तरह का तुष्टीकरण किया जाता है। मनमोहन सिंह ने एक बार संसाधनों पर अधिकार की जब बात की थी तब भी इसी तरह का तुष्टीकरण दिखाई देता था। अब चर्चा के समापन का वक्त है। एक मामले में शाहबानों के मामले में कांग्रेस ने जिस तरह की हरकत की वो भी इसी तरह का तुष्टीकरण था। तो सवाल कांग्रेस की नीति में है, कांग्रेस की नियत में है। भारत के मुसलमानों की नियत पर उनके मन में कोई संदेह है इस बात पर मुझे कतई मैं इस बात को इस पर यकीन नहीं करता। अभी भी अनुपम मिश्रा देश के प्रति उनकी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। अक्षय जी, शर्मल शेख पे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शर्मल शेख इजिप्ट में जाके शिखर वार्ता में पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ खड़े होकर बोले थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद कोई विषय नहीं है और ना ही कोई इशू है। तो उसी से कांग्रेस की नीयत और कथनी को समझ में आता है, और इसीलिए राहुल गांधी जी मसूर आजाद को मसूर आजाद जी कहते हैं। सवाल ये है कि जब देश के भीतर कुछ ऐसी ताकतें हों जो देश के खिलाफ भी बोलने में हिचक महसूस ना करें, तो उस देश की स्थिति क्या होगी आने वाले वक्त में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो अपनी आदत से मजबूर है, उसका रवैया जो पहले था वही आज भी बना हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि जिस बात को लेकर पाकिस्तान दुहाई दे रहा है कि अब हमारा नया पाकिस्तान है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का सम्मान होता है, इसकी मिसाल दुनिया में दी जाएगी। ये मिसाल दी जा रही है पाकिस्तान को, उन तस्वीरों को, और जो दुनिया भर में रिपोर्टिंग इस खबर को लेकर हो रही है, और उसको अगर पाकिस्तान को लगता है कि मिसाल के तौर पर है तो डूब मरना चाहिए ऐसे देश को
जो इंसानियत की दुहाई भी देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरें लगातार जारी।